सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारा CCRH का अभी एग्ज़ाम है और AMCRE का ही 22 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम है, तो टाइम कम है, तो जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना बेटर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबोरेटरी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और मेडिकल एथिक्स। 20 नंबर का आपका आने वाला है CCRH वाले एग्ज़ाम में, और एम्स के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हमारे लैब के सिलेबस का पार्ट है MLT का। तो ये पढ़ना ज़रूरी है। जनरली कोई नहीं पढ़ता है इसको, और स्कूल कॉलेज में भी इतना, मतलब कॉलेज और में वगैरह में भी इतना पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसके मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स हैं बनाए हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो हमारा यूनिट 1 अगर आप देखोगे सिलेबस में भी, तो हमारा होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है हमारा? क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ ए स्ट्रक्चरल सिस्टम दैट डॉक्यूमेंट द पॉलिसीज प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू अचीव क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है लेबोरेटरीज में, यानी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए जो भी हम प्रोसीजर पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा या WHO के द्वारा जो अलग अलग पॉलिसीज़ दी हुई होती है, उसी से हम एक सिस्टम तैयार करते हैं, और वही हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो अलग अलग लैब्स में हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब इसके गोल्स क्या होते हैं? ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, रिलायबिलिटी रहे, टाइमलीनेस, हमारे जितने भी सैंपल है, प्रोसेस है, रिपोर्टिंग तक टाइमली सारी चीज़ें हो, एरर प्रिवेंशन फ्री हो, यानी कि कोई एरर ना हो, स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। ये हमारे गोल्स होते हैं इसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। तो MCQ क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि भाई QMS के हमारे जनरली कौन से गोल्स होते हैं, है ना, और उसमें हो सकता है कि कौन सा एक ऑप्शन नहीं है या फिर कौन सा एक ऑप्शन है, ऐसे करके कोई भी MCQ बना के पूछ सकते हैं। देन QMS के हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, इक्विपमेंट, परचेजिंग, प्रोसेस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पूरे लैब में जितना भी पूरा स्टाफ, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, सभी हमारे एलिमेंट्स होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है। कस्टमर सर्विस से लेके फैसिलिटीज़ एंड सेफ्टी सब कुछ। देन फिर हमारा 3 फेजेस में होता है हमारे लेबोरेटरी टेस्टिंग: प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल होता है हमारा सैंपल से पहले का, सैंपल के दौरान होता है हमारा एनालिटिकल यानी कि मिडल फेज, और इसके बाद हमारा होता है पोस्ट एनालिटिकल यानी कि जो रिपोर्टिंग वाला होता है, डिस्पैच, रिपोर्टिंग, ये सब। तो प्री एनालिटिकल में हमारा हो गया रिक्विजिशन यानी कि डिमांड, पेशेंट ID, सैंपल कलेक्शन, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये हमारा हो गया प्री एनालिटिकल फेज। देन एनालिटिकल में हो गया हमारा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब होता है एडजस्टिंग और चेकिंग, है ना, कि भी किसी भी मशीन को जो एक्चुअल कंट्रोल वैल्यूज़ हैं उसके रेंज में एडजस्ट करना, ठीक है। यानी क्वालिटी कंट्रोल्स की हमारी वैल्यूज़ है ना, यानी कि उसके रेंज में एडजस्ट करना या कैलिब्रेट करना भी हम उसे बोलते हैं कैलिब्रेशन। देन टेस्टिंग प्रोसीजर्स और रिजेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करना, ये सब हमारा एनालिटिकल फेज़ में आता है। देन पोस्ट एनालिटिकल फेज़ में हमारा हो गया रिपोर्टिंग, इंटरप्रिटेशन और डिस्पैच। रिपोर्ट्स का डिस्पैच, रिपोर्टिंग, रिजल्ट, ये सब हमारा हो गया पोस्ट एनालिटिकल। जनरली हमारी पूरी जो लेबोरेटरी है वो इन्हीं 3 फेजेस में काम करती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम लेबोरेटरी एरर्स की बात करें, तो प्री एनालिटिकल एरर्स हो गए हमारे, ये सबसे ज़्यादा होते हैं 70% के अराउंड। फॉर एग्जांपल ID गलत हो गई, ठीक है, और सैंपल गलत हो गया, हीमोलिसिस सैंपल गलत कंटेनर में आपने सैंपल ले लिया, EDTA का सैंपल आपको किस वाइल में लेना था, आपने सीरम वाली वाइल में आपने EDTA का सैंपल ले लिया है, ठीक है, CBC का। तो ये हमारे हो गए प्री एनालिटिकल एरर्स, यानी कि जब आपने सैंपल कलेक्ट किया है वहीं से आपने गलती कर दी है। देन हमारा एनालिटिकल हो गया कैलिब्रेशन एरर, रिजेंट इशू, ऊपर मैंने बताया था कैलिब्रेशन वगैरह, QC वगैरह, वहाँ पे कुछ एरर हो गया। देन पोस्ट एनालिटिकल यानी कि रॉन्ग रिपोर्टिंग, डिले, यानी कि रिपोर्ट्स में डिले हो गया है, रिपोर्टिंग आपने गलत कर दी है, ये सारी चीज़ें, है ना, वो हो गया हमारा पोस्ट एनालिटिकल एरर। देन क्वालिटी इंडिकेटर्स हमारे हो गए, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि भाई आपकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, QC। प्री एनालिटिकल में हमारा हो गया रिजेक्शन रेट और हीमोलिसिस, ठीक है, यानी कि प्री एनालिटिकल क्वालिटी इंडिकेटर्स, आप सैंपल चेक करते हो, कोई सैंपल हीमोलिसिस तो नहीं है, हीमोलाइज सैंपल तो नहीं है, एंड उसी के बेसिस पे रिजेक्शन रेट होता है कि आप सैंपल को रिजेक्ट करते हो, है ना। ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, प्री इंडिकेटर्स। देन एनालिटिकल होते हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल फेलर्स,
कोएफिशिएंट वेरिएशन। कोएफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अगर कोएफिशिएंट वेरिएशन हमारा कम है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो क्यूसी है वो ठीक है, मशीन जो है वो ठीक क्यूसी पे चल रही है, उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल्स है वो ठीक है। अगर कोएफिशिएंट वेरिएशन में बहुत ज़्यादा डेविएशन आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा रेंज देखने को मिलेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ एरर है मशीन में, ठीक है। पोस्ट एनालिटिकल हो गए हमारे रिपोर्टिंग एरर्स, और TAT यानी कि टर्म अराउंड होता है हमारा एक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होता है रूट कोज एनालिसिस, ठीक है। रूट कोज एनालिसिस हमारा होता है यानी कि जो एरर है उसका जो मेन रूट है, कहाँ से एरर हो रहा है, क्यों एरर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं रूट कोज एनालिसिस में। यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डेटा को कलेक्ट करना, उसका कोज आइडेंटिफाई करना, और उसके लिए प्रॉपर एक एक्शन प्लान बनाना, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, और देन उसको इवेल्युएट करना, है ना। ये एक हमारी चैन होती है रूट कोज एनालिसिस की, ठीक है। अब बात करते हैं हम, इसमें कुछ टूल्स होते हैं रूट कोज एनालिसिस के, RCA के, जैसे फिशबोन हो गया एक हमारा टूल्स हो गया, एक 5 हो गया, एक पेरेटो हो गया, ठीक है। तो ये टूल्स को हमारा जो है ये आप MCQ में बना के पूछ सकते हैं कि कौन सा टूल है हमारा रूट कोज एनालिसिस का, है ना। तो पहला हमारा टूल हो गया फिशबोन, ठीक है। फिशबोन हो गया, फिशबोन एक मछली की तरह होता है, इसमें हेड होता है यानी कि जो प्रॉब्लम है, देन इसकी बोन्स हो गई यानी कि किस तरह का हमारा जो है कोज है, कैटेगरीज ऑफ कोजिस, किस कैटेगरी का हमारा कोज है, देन स्मॉल बोन्स हमारी हो गई स्पेसिफिक कोज, है ना, ये हो गई प्रॉब्लम, देन बोन्स हो गई हमारी कैटेगरीज ऑफ कोजिस, एंड एक स्पेशल कोज, है ना, स्पेसिफिक कोज, उसका हो गया हमारा स्मॉल बोन, है ना। तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम से, कोजिस से स्पेसिफिक कोज तक पहुंचते हैं, वो हो गया हमारा एक फिशबोन स्ट्रक्चर, फिशबोन टूल। ऐसे ही हमारे दो अलग है, 5 एंड पेरेटो, तो ये हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम, ये हमारा होता है कि ये इंटरवल होता है, इंटरवल टाइम होता है सैंपल रिसीव्ड होने से कलेक्शन तक का, ठीक है। और ये रिपोर्टिंग टू क्लिनिशियन और पेशेंट, ये हमारा होता है टर्म अराउंड सिस्टम। ये भी हमारे 3 तरह के होते हैं, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल टर्म अराउंड टाइम होता है हमारा जिसमें हम टेस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्री एनालिटिकल वाले हो गए हमारे। देन एनालिटिकल में हम एक्चुअल टेस्टिंग और एनालिसिस वगैरह करते हैं। देन पोस्ट एनालिटिकल हमारा हो गया वैलिडेशन, रिपोर्टिंग, डिस्पैच, है ना। तो हमारा तीनों जो ये चीज़ें हैं, तीनों इंडिकेटर्स और ये सब एरर और प्लस लेबोरेटरी टेस्टिंग, ये तीनों ही फेज में हमारी घूमती रहती है, प्री एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैपा। कैपा हमारा हो गया करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो करेक्टिव का मतलब है कि फिक्स डिटेक्टिव इशू, यानी कि जो भी हमारा कोई भी इशू डिटेक्ट हुआ है उसको करेक्ट करना। फॉर एग्जांपल जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं हमारे, क्वालिटी कंट्रोल्स आपको पता होगा कि एक फिक्स वैल्यू होती है कि भाई इस वैल्यू के रेंजेस में आपके सैंपल की जो रिजल्ट है वो होना चाहिए, वो गिवन होती है कंपनीज द्वारा, अगर ऑटोमेटिक है ना, और वो हम डेली बेसिस पर चलाते भी हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं। देन रिपेयर का मतलब है कि भाई कुछ भी इशू है उसको रिपेयर करो, रिकैलिब्रेट करो सिस्टम को, ये हमारे हो गए करेक्टिव में। देन प्रिवेंटिव एक्शन हो गया हमारा प्रिवेंट पोटेंशियल इशू, यानी कि कोई भी इशू है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ भी न्यू SOPs गाइडलाइंस हम क्रिएट करेंगे, एक डबल चेक सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो इशू दोबारा क्रिएट ना हो। तो ये हो गया हमारे कापा, यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है। देन फिर हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है इंटरनल QC और एक्सटर्नल QC, ठीक है। इंटरनल QC हम डेली बेसिस पे करते हैं, डेली मॉनिटरिंग के लिए। एक्सटर्नल QC हम करते हैं कंपैरिजन विद अदर लैब्स, यानी कि एक्सटर्नल हम डेली बेसिस पे नहीं करते, इंटरनल QC हम स्टाफ के द्वारा ही होता है, लेबोरेटरी स्टाफ के द्वारा, और इंटरनल मतलब खुद की लैब में ही करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर के सैंपल्स होते हैं ना, कंपैरिजन विद अदर लैब्स, उनके सैंपल से हम कंपैरिजन करते हैं एक्सटर्नल
क्वालिटी कंट्रोल, है ना, ताकि हम देख सके कि हमारे जो सैंपल की रेंजेस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आए हैं अदर इन कंपैरिजन टू अदर लैब्स। देन क्यूसी के मेथड्स होते हैं हमारे लीवे जेनिंग चार्ट, और जिसमें हमारा ट्रेंड शिफ्ट वगैरह हम देखते हैं। ये हमारा काम करता है वेस्टगार्ड रूल्स पे। वेस्टगार्ड रूल्स में अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। 1-2S यानी कि वार्निंग साइन होता है, 3 स्टैंडर्ड एविएशन यानी कि रिजेक्शन, 2 स्टैंडर्ड एविएशन यानी कि सिस्टमिक और रैंडम, देन 1 स्टैंडर्ड यानी कि सिस्टम, 4 यानी कि 1 स्टैंडर्ड एविएशन। 4 वैल्यू हमारी 1 स्टैंडर्ड एविएशन से होगी तो ये हमारा कहीं सिस्टम का फॉल्ट है। देन हमारा 10x हमारा सिस्टमिक, है ना। तो ये कुछ वेस्टगार्ड के रूल्स हैं, हम देख लेंगे अभी इनको भी। रैंडम का मतलब है कि अचानक से आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल रेंज में चल रही है, अचानक से उसमें स्पाइक देखने को मिला है ना। तो वो मे भी हो सकता है कि या तो टेम्परेचर में का इशू हो, कुछ टेम्परेचर का वेरिएशन हो, देन सैम्पल्स में बबल्स वगैरह फॉर्म हुए हों जिसकी वजह से अचानक से एक एरर देखने को मिला है, ठीक है। सिस्टमिक का मतलब है कि ऐसे आपकी रेंजेस चल रही है, अचानक से सारे सैंपल की रेंजेस मतलब आउट ऑफ द रेंज चलने लगी है, उसमें पॉइंट स्लॉट्स दिख जाती हैं, आपके जो चार्ट है उसमें ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स देखने लगते हैं, तो वो हमारा सिस्टम का फेलियर है, यानी कि सिस्टमिक इशू है, ठीक है। देन एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स है, इंटर लैब कंपैरिजन और प्रोफिशिएंसी पैनल, ठीक है। इंटर लैब, इस एक्सटर्नल मैंने बताया था कि दूसरी लैब के सैंपल से को चला के उनका कंपैरिजन होता है, उनके रेंजेस से खुद का कंपैरिजन रिजल्ट का, या फिर प्रोफिशिएंसी पैनल्स होते हैं, कुछ बॉडीज़ होती हैं वो अपने सैंपल्स लाके आपकी मशीन में जाके मतलब चलाएंगी और आपका क्वालिटी कंट्रोल मशीन का देखा जाता है किसी भी हॉस्पिटल और लेबोरेटरी में। देन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हमारी होती है, डॉक्यूमेंटेशन, एसओपी, पीपीई, कैलिब्रेशन, वेस्ट डिस्पोजल, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, ये हमारी होती है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो स्टाफ की, मेंटेनेंस, वेस्ट टाइमली डिस्पोजेबल हो, कैलिब्रेशन हो रहा है मशीन्स का प्रॉपर, पीपीई किट वगैरह यूज़ हो रही है, और जो एसओपीज़ हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो हमारे मतलब प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें टाइमली हो रही है या नहीं, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के। तो इसी की एक समरी है। देन हम जेनिंग चार्ट की बात करें तो जेनिंग चार्ट में हमारे दो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्सिस ये हो गया हमारा, वाई एक्सिस ये हो गया। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ होती है वो हमारी होती है डेज, रन्स और बैचेस, यानी कि जितने बैचेस चले हैं, कितने दिनों में चले हैं, ये सब वैल्यूज़ होती हैं। वाई एक्सिस पे हमारे क्वालिटी कंट्रोल की वैल्यूज़ होती है, ये जो वैल्यूज़ हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। एक हमारी मीन वैल्यू होती है। मीन वैल्यू हमारी होती है जो भी हमारे अलग अलग सैंपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कंट्रोल के सैंपल है, हमने 5 सैंपल चलाए, उनकी अलग अलग मीन वैल्यूज़ निकल के आई, 98, 100, 102, 101 और 99, ठीक है। तो इसका मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसका हमारा टोटल हो गया 500। 500 को जितने सैंपल्स हमने चलाए क्यूसी के उससे डिवाइड कर देंगे, 100 हमारा निकल के आ जाएगा, तो 100 हमारी मीन वैल्यू है, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है ये याद करना, बट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जनरली दिया होता है, अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो दिया रहेगा कि भाई ये मीन वैल्यू है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो 1s की वैल्यू क्या हुई या 1sd की वैल्यू क्या हुई, ये हमारा पूछेंगे, 2sd की वैल्यू क्या हुई। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए जो भी हमारा मीन वैल्यू है ना उससे प्लस माइनस कर देंगे। अगर प्लस 1sd हो गया हुआ मतलब पूछ रहे हैं तो प्लस 1sd का मतलब हो गया 102, माइनस 1sd पूछेंगे तो उसका मतलब हो गया 98, ठीक है। अभी अगर इनकी बात करें तो ये हमारा बीच में डार्क लाइन होती है, ये होती है हमारी मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू के ऊपर होता है हमारा +1, +2, +3, ऐसे ही नीचे हमारा होता है -1, -2, -3। तो +1 और नीचे -1, ऊपर +2 और नीचे -2। अगर +1sd दिया है यानी कि एक वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है, एक वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएट है, ठीक है। अगर +2sd दिया हुआ है कि यानी 2 वैल्यू हमारी ज़्यादा है मीन वैल्यू से, मीन वैल्यू ये हमारी ये हुई और इससे 2 वैल्यू हमारी ज़्यादा है, तो ये होता है हमारा 1sd, 2sd, ऐसे करके स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे ही हमारे कुछ वेस्टगार्ड के स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स या रूल्स दिए होते हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है 1-2s हमारा हो गया, यानी कि एक वैल्यू हमारी 2s वाली रेंज में है ना, ये हमारी मीन वैल्यू हो गई, ये 1s + 1sd + 2sd। तो एक वैल्यू हमारी जो है 2 डेविएशन में है, यानी कि
2 डेविएशन में है, ये अगर हमारी मीन वैल्यू ये है तो 2 डेविएशन का मतलब ये हो गया हमारा कितना हो गया 1 SD में जब हमारा 2 हो रहा था, अगर हम इसको 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 104 वैल्यू इसका आएगा 2 डेविएशन में, ठीक है। ऐसे ही 1 3s हो गया, एक वैल्यू हमारी 3 डेविएशन में है, यानी कि +3 में है, +3 SD की रेंज में, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में है ऊपर, है ना। ऐसे ही हमारी 4 1s है, यानी कि 4 वैल्यू कंटिन्यूस बेसिस पे हमारी 1 स्टैंडर्ड डेविएट है, यानी कि एक स्टैंडर्ड डेविएट हुई है हमारी मीन वैल्यू से लगातार 4 वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हमारी 10x है, यानी कि 10 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ हमारी डेविएट हुई है ना। तो ये हो गए हमारे वेस्टगार्ड्स के कुछ रूल। देन इसमें कुछ इनके फॉर्मूला है कि अगर एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी डेविएट हुई है तो इसको हम आइडियल माना जाता है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू यानी कि प्लस माइनस, यानी कि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी डेविएट हो सकता है, 1 1 2 2 ऐसे करके, तो वो हमारी सेफ है, एक्सेप्टेबल वैल्यू है ना। बियॉन्ड ±2 SD जाएगा तो एक वार्निंग साइन है, यानी कि जो आपकी मशीन है वो सही से काम नहीं कर रही है, वो एक वार्निंग साइन है। देन अगर ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो रिजेक्ट है, वो रिजेक्शन का साइन है कि आपकी जो आउट ऑफ द रेंज काम कर रही है आपकी मशीन, सही रिजल्ट नहीं दे रही है क्वालिटी कंट्रोल के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर +1 -1 SD हो गया तो क्या वो सैंपल एक्सेप्टेबल है, आइडियल है या नहीं, है ना। अगर +2 SD स्टैंडर्ड डेविएशन है, मशीन दिखा रही है +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो वार्निंग साइन है, सेफ है, एक्सेप्टेबल है या फिर रिजेक्ट है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। तो ये मैंने बता दिया, ये मैंने ग्रुप में भी ऑडियो फॉर्म में भी समझाया था, तो अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो वहाँ पे आप मतलब देख सकते हैं। देन फिर इसमें यूनिट 2 आता है, एक्रीडिटेशन, सर्टिफिकेशन एंड लेबोरेटरी ऑडिट्स। एक्रीडिटेशन का मतलब होता है फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ टेक्निकल कंपिटेंस, यानी कि कुछ भी अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपकी लेबोरेटरी को रिकॉग्निशन देती हैं कि भाई हाँ आपके जो सैंपल्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं, है ना, एक तरह से रिकॉग्नाइज करती है ना। इसीलिए NABL वगैरह का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा मान्य होता है। तो इसके एग्जांपल था जैसे NABL, ISO एक मतलब गवर्नमेंट ही इसके सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब देती है। ISO का हॉलमार्क भी होता है ना। देन सर्टिफिकेशन कन्फर्म्स मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लायंस, है ना, इसका भी एग्जांपल ISO 9001, ठीक है। यानी कंफर्म करता है कि भाई आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। इनके भी कुछ स्टैंडर्ड्स और रूल्स वगैरह होते हैं, अगर आप उस पर खरे उतरते हैं तो देन आपको वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है NABL और ISO का। देन एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हमारी होती है NABL, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। एक्रेडिट्स मेडिकल टेस्टिंग, कैलिब्रेशन लैब्स, इन सबको ये चेक करते हैं। देन ISO हो गया हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और इसकी ISO ये कुछ हमारे वैल्यूज़ हैं, है ना जी, अलग अलग सर्टिफिकेशन देती है, प्रोवाइड कराती है लैब्स और हॉस्पिटल्स में। देन बेनिफिट्स ऑफ एक्रेडिटेशन, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो रिजल्ट्स में रिलायबल होता है, रिजल्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आपको मिलता है आपकी लेबोरेटरी को भी, भाई आपकी लेबोरेटरी सेफ़ है और यहाँ पे सैम्पलिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर रूल्स के और SOPs के अंडर में फॉलो होती है, ठीक है। देन एरर्स नहीं ज़्यादा नहीं होते हैं, क्वालिटी इम्प्रूव होती है इससे, और बेटर क्लिनिकल डिसीजंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी वैल्यू होती है। अगर NABL सर्टिफाइड वैल्यू मतलब लैब है तो कहीं ना कहीं लोग उस पर ज़्यादा बिलीव दिखाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन ऑडिट इन मेडिकल लेबोरेटरीज, ऑडिट का है सिस्टमिक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन टू चेक कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि वही मेडिकल लेबोरेटरीज़ में ऑडिट हो रहा, यानी कि QC वगैरह सही से काम कर रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट भी होता है और एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है ना। बाहर के जो लोग हैं अथॉरिटीज़ हैं वो आपके लैब्स में आके आपकी मशीन्स वगैरह के QC वगैरह चेक करते हैं। फिर ऑडिट का जो इम्पोर्टेंस है वो है कंप्लायंस, आइडेंटिटी गैप्स, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, सेफ्टी, सपोर्ट्स एक्रेडिटेशन और रिन्यूअल। तो सेफ्टी, एफिशिएंसी वगैरह ये इन सबको बढ़ाने में और मतलब इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करते हैं ऑडिट। रेगुलर ऑडिटिंग होती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिलायबिलिटी है
वो बनी रहती है ना। ऑडिटिंग का पूरा एक चेकलिस्ट होता है कि कब कब आपके लैब्स में ऑडिट हुए हैं। तो मतलब एक ये होता है कि आप फिर जैसे कभी आपने ये सारी चीज़ें ना तब हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो लैब्स में क्वेश्चन खड़े हुए हैं कि ना कि आपके लैब्स में प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है या सैम्पलिंग में एरर ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो लीगल बैटल्स होती हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं कि भाई हमारी जो लैब्स हैं वो NABL के अंडर में काम करती हैं, ISO सर्टिफिकेशंस उनको मिले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्प करती हैं। और कहीं ना कहीं आप इंडिया में अगर इनके बगैर आपके लैब्स चल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में नहीं है, ठीक है। देन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डायरेक्टर की, ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वालिटी मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मैनेजमेंट सिस्टम और कापा इन सबको देखने का। सेक्शन हेड होता है। देन ऑडिटर्स होते हैं जो वेरीफाई करते हैं और रिपोर्ट फाइंडिंग्स वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन ऑडिट प्लानिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल ऑडिट, वर्टिकल और टेस्ट ऑडिट। हॉरिजॉन्टल में हमारा होता है वन प्रोसेस अक्रॉस डिपार्टमेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जैसे एक ही प्रोसेस पूरे डिपार्टमेंट में फॉलो हो रहा है, यानी कि QC है वो सारी लैब्स में फॉलो हो रहा है एक सिस्टम, ठीक है। देन वर्टिकल होता है हमारा डीप ऑडिट ऑफ वन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल एक ही लैब का अगर हम ऑडिट फॉलो कर रहे हैं, एक ही बायोकेमिस्ट्री लैब, हेमेटोलॉजी लैब, उसी का हम सिंगल ऑडिट कर रहे हैं तो उसको हम वर्टिकल ऑडिट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही चीज़ प्रोसेस पूरे सारी लैब्स में फॉलो हो रहा है, फॉर एग्जांपल QC, तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। देन टेस्ट ऑडिट हो गया हमारा ऑडिट ऑफ वन स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक टेस्ट का हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया टेस्ट ऑडिट। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट होता है इंटरनल ऑडिट, यानी कि वंस इन अ ईयर। एक्सटर्नल ऑडिट होता है एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में एक बार। फिर सर्विलियंस ऑडिट होता है हमारा मिड साइकिल, यानी बीच में कभी भी। फिर हमारा ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में हमारे क्वालिटी मैनुअल्स, SOPs, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, QC चार्ट्स, कंपिटेंसी रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री लॉग्स, कापा हो गया हमारा, ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सारी हमारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हो गई, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, है ना, किसी भी इक्विपमेंट को लेने से पहले क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला तो होता है हमारा नीड आइडेंटिफिकेशन। कोई भी हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किस रेंज का आपको लेना है ना, यानी कि कितने अमाउंट का आपका होना चाहिए और कितने सैंपल्स का लोड मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नीड आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन। देन वेंडर सेलेक्ट करना, यानी कि कोई जो भी कंपनी वगैरह जहाँ से आप टाई अप करते हैं कोई भी इक्विपमेंट प्रोक्योर करने के लिए, कोई भी मशीन वगैरह आप ले रहे हैं। देन OQ हमारा हो गया, IQ हमारा हो गया इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी कि उसमें जो भी पूरी SOPs उसमें दी हुई है, यानी कि जो भी चीज़ें उसमें इंस्टॉल होनी चाहिए वो दी हुई है या नहीं, वो हो गया हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। OQ हो गया हमारा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो चीज़ें, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर ऑपरेशनल है, अंडर ऑपरेशनल कंडीशन है या नहीं। देन PQ हो गया हमारा उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस कैसी है उसकी। एंड देन उसका कैलिब्रेशन शेड्यूल्स, यानी कि कब कब उसका कैलिब्रेशन शेड्यूल क्या है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट को खरीदने से पहले, ठीक है, ये पूरा सिस्टम हम फॉलो करते हैं। देन इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया हमारा FIFO, FAFO, इस ये वाला मतलब MCQ फॉर्म में वो पूछ सकते हैं। FIFO हो गया हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ें आपने पहले खरीदी है उसको पहले यूज़ करो और उसको पहले आउट करो, है ना। देन FIFO हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी हमारे रीजेंट या आपका जो भी स्टॉक है केमिकल वगैरह जो पहले एक्सपायर होने वाला है उसको पहले यूज़ करो, ताकि जगह भी रहे आपकी लैब्स में, और है ना, और वो ओवर बर्डन ना हो आपका जो स्टोरेज है ना। तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। स्टॉक लॉक्स का प्रॉपर जो स्टॉक है, ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या केमिकल्स और मशीन्स, इक्विपमेंट एनालाइज़र जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो आपकी लैब की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इन्वेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है ना। तो FIFO हो गया हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड ये वाला जो FIFO हो गया FEFO फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो पहले एक्सपायर हो गया पहले उसको आप यूज़ करो, उसको आउट करो, देन बाकी का जो स्टोरेज है
उसको आप बाद में यूज़ करो, है ना। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। इनका ना मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी आप पढ़ो और ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में ना जाके ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें पता है ना, तो यहाँ से अगर कोई भी एमसीक्यू भी वो पेपर में आएगा तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पता है कापा क्या है, और इन्वेंट्री कंट्रोल्स में क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, प्रोक्योरमेंट में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे ऑप्शंस और क्वेश्चंस ईजिली आप कर पाओगे पेपर में, ठीक है। देन फिर है हमारा ऑटोमेशन इन लेबोरेटरी वर्कफ्लो। ये है हमारा ऑटोमेशन का मतलब है कि मशीन्स का आप यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल सिस्टम को हटा के आप प्रॉपरली मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। मशीन्स यूज़ करना, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर्स को हैंडल लैब प्रोसेस विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के बजाय आप मशीन्स का टोटली यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, है ना। डेटा वगैरह मैनेजमेंट और मशीन्स, रोबोटिक सिस्टम, ये सब चीज़ें ऑटोमेशन में आ जाती है। फिर इसके भी प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल होते हैं। प्री एनालिटिकल हमारा हो गया बार कोड, लेबलिंग, सोर्टर्स, सेंट्रीफ्यूगेशन, डी कैपर्स, ट्रैक सिस्टम, ये हमारा प्री एनालिटिकल में हो गया। एनालिटिकल में हो गया हमारा पिपेटिंग, रीजेंट डिस्पेंसिंग, इंटीग्रेटेड क्वालिटी चेक एंड देन रिफ्लेक्स टेस्टिंग। रिफ्लेक्स टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने कोई भी सैंपल चलाया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का आपने सैंपल चलाया, उसकी जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा आई है, तो कहीं ना कहीं आपको वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि कोई भी अगर जो भी हमारा सैंपल है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आया है ना, या कुछ भी उन्होंने डिटेक्ट किया है मतलब मशीन ने, तो ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा कि भाई जो नेक्स्ट टेस्ट है ये ज़रूरी है HbA1c, है ना। ग्लूकोज का सैंपल आपके नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आया है तो वो आपको बता देगा कि भाई नेक्स्ट टेस्ट आप फॉलो करते हैं HbA1c। और कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम में ये होता है कि कुछ भी अगर ज़्यादा नॉर्मल रेंज से आया है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो वाला टेस्ट कर देते हैं मशीन में इंटरप्रेट। देन पोस्ट एनालिटिकल होता है हमारा ऑटो वेरिफिकेशन, एलाइस अपलोड और आर्चिविंग सिस्टम, ASRS यानी कि ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, ये हमारा हो गया पोस्ट एनालिटिकल। देन टाइप्स ऑफ एनालाइजर है हमारे, कंटिन्यूअस फ्लो, हाई थ्रू आउटपुट एनालाइज हो गया हमारा, डिस्क्रीट एनालाइजर, नो क्रॉस कॉन्टामिनेशन, एंड देन फिर हमारा ड्राई केमिस्ट्री जिसमें हम ड्राई पाउडर फॉर्म में रिजेंट्स यूज़ करते हैं, स्लाइड, स्ट्रिप्स वगैरह, वो हमारे हो गए ड्राई केमिस्ट्री। कंटिन्यूस यानी कि जो हमारा कंटिन्यूस बेसिस पे लगातार चल ही रहा है, जिसका ओवरलोड बहुत ज़्यादा होता है, वो एनालाइज़र। कंटिन्यूस बेसिस के आपके सैंपल्स चल रहे हैं, हाई लोडिंग कैपेसिटी होती है उनकी, है ना। देन ऑटोमेशन इन लैब स्पेशलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इम्यूनोलॉजी में जो होता है हमारा CLIA सिस्टम हमारा यूज़ होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट होते हैं हमारे ये भी हमारे 3 तरह के होते हैं, वेव टेस्ट, मॉडरेट एंड हाई कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट। वेव टेस्ट होते हैं हमारे जो भी लो रिस्क टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिन का टेस्ट होता है। फिर हमारे मॉडरेट टेस्ट होते हैं, हाई कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट होते हैं हमारे, जैसे PCR और मोलिकुलर टेस्ट, बायोलॉजी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो हमारे हाई में आ जाएंगे, हाई कैटेगरी में। तो CLIA हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं जो फॉलो होते हैं, ठीक है, लैब स्पेशलिटीज़ में, खासकर इम्यूनोलॉजी में। देन एलाइजा प्रोसेसर्स भी ऐसे हमारे होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ऑटोमेटेड कल्चर होते हैं, माल्डीटोफ होता है एक हमारा, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसकी मतलब पूरा एक्रोनिम है। इसमें हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का टेक्निक का यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करता है उनके प्रोटीन के बेसिस पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक एनालाइजर ही होता है ये माल्डीटोफ, और इसमें ये स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक हमारी यूज़ होती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करता है उनके प्रोटीन के बेसिस पे, ठीक है। देन हिस्टोपैथोलॉजी में हमारे होते हैं टिश्यू प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, IHC स्टेनर्स यूज़ होती है। हेमेटोलॉजी में हमारा 3/5 पार्ट एनालाइजर्स यूज़ होते हैं। देन बायोकेमिस्ट्री में फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर्स यूज़ होते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी में यूरिन और ESR एनालाइजर्स यूज़ होते हैं। तो कोई भी एनालाइज़र देके आपको पूछ लेगा कि भी ये कौन सी लेबोरेटरी में हमारा यूज़ होता है, माल्डीटोफ कहाँ पे यूज़ होता है, CLIA कहाँ पे यूज़ होता है, और ये सब, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एनालाइजर्स के टाइप। अब टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल टेस्टिंग स्टेप्स इंक्लूड्स ट्रैक्स, सॉर्टर्स
रोबोटिक आर्म्स, ऑटो एनालाइजर्स, इन सब का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन हो गया, है ना। देन बेनिफिट्स इसके होते हैं, एरर्स को रिड्यूस करता है, टर्म अराउंड टाइम जो है वो हमारा फास्ट होता है, और हाई थ्रू आउटपुट होता है, मतलब आउटपुट और इनपुट रेशियो हमारा अच्छा होता है, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन होना, है ना, मतलब पूरा ऑटोमेशन होता है, टोटली लेबोरेटरी ऑटोमेशन, यानी पूरी लेबोरेटरी ही हमारी ऑटोमेशन पे चल रही है रोबोटिक्स कर टाइप में, कि सैंपल्स वगैरह उसमें आईडी लगाना, देन मशीन्स अपने आप सैंपल्स को ट्रैक कर रही है, रिजल्ट्स दे रही है, प्रॉपर रिपोर्टिंग खुद ही कर रही है, ये हमारा हो गया टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन। दैन इसमें हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है LIMS का फंक्शन होता है रजिस्ट्रेशन, बार कोडिंग, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग एंड इन्वेंट्री। LIMS सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ होते हैं, AI एंड मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक, स्मीयर एंड स्लाइड इमेज एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन, QC ट्रेंड एनालिसिस, ये हमारा AI एंड मशीन लर्निंग का काम होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद एग्जाम में नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, POCT। ये हमारे पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं जो बेड साइड टेस्टिंग होती है, यानी कि जहाँ पे पेशेंट एडमिट है वहीं पे उसका टेस्ट अगर हम जो भी हम कर रहे हैं वो होते हैं हमारे पोर्टेबल डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल ग्लूकामीटर हमारा होता है, यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट, रैपिड टेस्ट। इसके एडवांटेज होते हैं, एक तो क्विक रिजल्ट मिल जाता है हमें तभी के तभी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हाइयर एरर रिस्क, यानी कि एरर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ POCT हमारे ग्लूकोमीटर जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज इलेक्ट्रोड सिग्नल पे काम करता है। यूरिन डिपिस्टिक हमारा कोलोरीमेट्रिक पैड्स पे, हमारा कोलोरीमेट्रिक पैड्स होती हैं, यूरिन डिपिस्टिक उस पर काम करता है। एंड देन LFIA और कैपिलरी फ्लो प्लस एंटीबॉडी बाइंडिंग, है ना, कैपिलरी फ्लो सिस्टम पे भी हमारा ये काम करते हैं। देन वेव्ड वर्सेस नॉन वेव्ड टेस्ट हमारे हो गए। वेव्ड टेस्ट हमारे हो गए सिंपल लो रिस्क ग्लूकामीटर, यानी कि जिसमें बहुत ही लो रिस्क होता है वो हमारे वेव टेस्ट हो गए, ऊपर भी बताया था मैंने। नॉन वेव्ड हमारे हो गए मॉडरेट हाई कम्प्लेक्सिटी टेस्ट जैसे CBC और ELISA। वेव्ड टेस्ट हो गए हमारे जो बहुत ही ईजिली सिंपल प्रोसीजर से फॉलो हो सकते हैं। देन नॉन वेव्ड हो गए जो हमारे मॉडरेट और हाई रिस्क टेस्ट होते हैं, जो सिंपली आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन हो गया। कैलिब्रेशन हमारा हो गया एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि कोई भी नॉन वैल्यूज़ होती है हमारी QC वैल्यूज़, उस तक हमारे उसको तक एडजस्टमेंट करना, कैलिब्रेट करना। वैलिडेशन का मतलब होता है एक्यूरेसी, प्रेसिशन, लीनियरिटी, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। एक्यूरेसी, प्रेसिशन, हमारी मशीन जो जिस भी प्रेसिशन एक्यूरेसी वगैरह पे काम करती है वो हमारा हो गया वैलिडेशन। वैलिडेशन एक तरह से वैलिड कर देना, है ना, गारंटी देना कि भाई हाँ हमारी ये चीज़ें एक फिक्स रेंज में, नॉर्मल रेंज में काम कर रही है ना। और कैलिब्रेशन का मतलब होता है एक नॉर्मल रेंज तक उसको कैलिब्रेट करना, है ना, उसको नॉर्मल रेंज में लाना। देन क्वालिटी एश्योरेंस एसेंशियल्स, मेंटेन QC, LIS इंटीग्रेशन, कॉम्पिटेंसी, कैलिब्रेशन शेड्यूल्स, कापा वगैरह। देन रेगुलेटरी कंप्लाइंस होते हैं हमारे ISO, NABL, पेशेंट सेफ्टी एंड ऑटोमेशन, बार कोड ID, QC लॉग्स, क्रिटिकल वैल्यू अलर्ट्स और स्टाफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये एक बार आप पढ़ लोगे तो मतलब इजी रहेगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देन फिर है हमारा LIS, LIMS और सस्टेनेबिलिटी। लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा, जहाँ पे लैब्स हमारी जनरली काम करती हैं, ऑटोमेशन लेबोरेटरीज। तो इसका जैसे हम बात करें, अगर LIS है वो एक सॉफ्टवेयर है फॉर क्लिनिकल लैब्स मैनेजिंग पेशेंट डेटा, टेस्ट ऑर्डर्स, रिजल्ट्स, QC QA, है ना, इनको मेंटेन करती है। LIMS है हमारा यूज्ड इन रिसर्च और इंडस्ट्रियल लैब्स टू मैनेज सैंपल्स, वर्कफ्लोज और इंस्ट्रूमेंट। इंडस्ट्रियल लैब्स और रिसर्च वगैरह में LIMS हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। LIS हमारा लैब्स, क्लिनिकल लैब्स वगैरह में काम करती है, जहाँ पेशेंट का डेटा, टेस्ट ऑर्डर, रिजल्ट्स वगैरह को मैनेज करता है। LIMS हमारा मैन सैंपल्स को मैनेज करता है, वर्क फ्लो, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वहाँ पे ये यूज़ में आता है LIMS सॉफ्टवेयर। देन ऑपरेटिंग एंड फंक्शंस, सैंपल मैनेजमेंट होता है हमारा, रजिस्ट्रेशन, बार कोडिंग, ट्रैकिंग, ये हमारा सैंपल मैनेजमेंट में आ गया। देन इंस्ट्रूमेंट का इंटीग्रेशन हो गया हमारा वाया HL7 ASTM एंड मिडलवेयर। ASTM होता है हमारा अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, है ना।
अमेरिकन सोसाइटी है जो टेस्टिंग मटेरियल है, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके लिए उसका जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली भी एक सोसाइटी है, ठीक है। ये भी एनएबीएल की तरह ही काम करती है। और HL7 हो गया हमारा लैब कम्युनिकेशन, है ना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारी HL7 हो गई, एक तरह की लैंग्वेज ही समझो इसको। देन इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज फॉर एक्यूरेसी एंड स्पीड। देन लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेटिक्स HL7, हॉस्पिटल लैब कम्युनिकेशन, ASTM एनालाइजर, LIS कम्युनिकेशन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल मैंने बता दिया है, SQL डेटाबेसिस, और मिडल वेयर ब्रिज बिटवीन एनालाइजर एंड LIS HIS, है ना। जो भी एक तरह का ब्रिज काम करता है वो हमारा हो गया मिडल वेयर। देन ये काम कैसे करता है, HIS तो हिज हो गया हमारा हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारी सारी वैल्यूज़ नॉन वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल OPD, IPD, पेशेंट की रिपोर्ट, UHID, ये सब हमारी HIS के अंडर में काम करती है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं खासकर रेलवे वगैरह के, उनका एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है, हिज सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपने देखा होगा उसमें आपकी जो फैमिली वगैरह उनकी एंट्री होती है ना, वहीं से आप जो है अपने OPD वगैरह स्लॉट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर हमारा LIS होता है, LIS लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आपका क्या होता है, इसमें हमारी जो है रिपोर्टिंग वगैरह होती है। अब इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन काम कर रहा है वो है हमारा HL7 सिस्टम, ठीक है। HIS से LIS तक गया। LIS में हमारी टोटली रिपोर्ट लेबोरेटरी का काम है, सैंपल बुक करना प्लस उसको सैंपल को मशीन्स में ले जाना और प्रॉपर रिपोर्टिंग डिस्पैच करना सॉफ्टवेयर में ही, वो हमारा LIS का काम है। और LIS से वापस वो HIS में जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमारा HIS टू LIS और LIS टू HIS। ये होता है ना कि भाई घर बैठे बैठे आपके सॉफ्टवेयर पे रिपोर्ट्स आ गई है, तो ये हमारा पूरा इस सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देन लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। और लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम से वापस जो इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जा रही है, ये हमारा वर्क फ्लो होता है। इनके बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है वो है हमारा HL7, एक हॉस्पिटल लैब कम्युनिकेशन सिस्टम है ये, ठीक है। फिर हमारा डॉक्यूमेंट कंट्रोल है, वर्जन कंट्रोल, ऑथराइज्ड एक्सेस, ऑडिट ट्रायल्स वगैरह है। फिर डेटा माइनिंग मेथड, टर्न अराउंड टाइम एनालिसिस, ये सब चीज़ें। फिर हमारी जो LIS में सिक्योरिटी है, पासवर्ड सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, मल्टी लेवल एक्सेस, LIS वैलिडेशन होता है, फंक्शनल इंटीग्रेशन, लोड टेस्टिंग। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्किंग ऑफ LIS मैंने बताई दिया है कि LIS में पेशेंट रजिस्ट्रेशन, टेस्ट ऑर्डरिंग, सैंपल कलेक्शन, बार कोडिंग, एनालाइजर इंटीग्रेशन, रिजल्ट वेरिफिकेशन, रिपोर्ट जनरेशन, ये हमारा पूरा LIS का काम होता है। देन एप्लीकेशंस ऑफ LIS है, बेटर वर्कफ्लो है, एरर्स फ्री है। भाई जब सारी चीज़ें ही ऑटोमेशन के थ्रू होगी ना, तो उसमें एरर्स की इतनी वही नहीं आएगी, भाई ज़्यादा एरर आ रहे हैं। कई बार हम मैनुअली सारी चीज़ें करते हैं तो रिपोर्टिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा एरर हो जाते हैं कि भाई उस पेशेंट की जो वो अपने इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे के में डाल दी, तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं। जो आज भी लेबोरेटरीज मैनुअल वर्किंग करती हैं उनके जो रेंजेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं, बजाय कि जो लेबोरेटरीज पूरी फुल्ली ऑटोमेटेड हो चुकी है, ठीक है। फास्टर रिपोर्टिंग और NABL का भी सपोर्ट होता है इनको। देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी, वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो वेस्ट का, ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो। अच्छा, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है वो आप सारे पढ़ के जाइएगा, कौन सा वेस्ट किस वाले बिन में आप डिस्पैच होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन एनर्जी एफिशिएंसी हो गई हमारी, LED लाइटिंग, एफिशिएंट एनालाइजर, HVAC ऑप्टिमाइजेशन। देन वाटर कंजर्वेशन, रीयूज़ RO का जो रिजेक्ट वाटर होता है उसको रीयूज़ करना। देन ग्रीन प्रोक्योरमेंट होता है, इको फ्रेंडली रिजेंट्स यूज़ करना, रिसाइकेबल मटेरियल्स एंड एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट। डिजिटलाइजेशन यानी कि LIS और HIS सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि कॉस्ट पर टेस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री फोरकास्टिंग, रिड्यूसिंग वेस्टेज, वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करें और कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट हम यूज़ करें, टेस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री वगैरह। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से।
फिर हमारा बायो एथिक्स और लीगल एथिक्स एंड जीएलपी फॉर लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स, मेडिकल एथिक्स आ गया इसमें हमारा। बायो एथिक्स डील्स विद एथिकल इश्यूज इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी। एक तो हिपोक्रेटिक ओथ होती है हमारी, जो भी हम एमबीबीएस कोर्स में जब एंट्री करते हैं वो ओथ लेते हैं कि भाई हम किसी भी पेशेंट के साथ गलत नहीं होने देंगे, ना गलत देखेंगे, वो वाली जो ओथ होती है, ठीक है। देन इसके 4 प्रिंसिपल होते हैं हमारे, ऑटोनोमी, पेशेंट डिसीजन राइट्स, बेनिफिशियंस यानी कि एक्ट इन पेशेंट के, जो पेशेंट के हित में काम करना, नॉन मेलिफिशियंस यानी कि किसी को हार्म ना पहुंचाना, और फेयरनेस इन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में फेयरनेस हो, जस्टिस। ऑटोनोमी, बेनिफियंस, नॉन मेलिफियंस और जस्टिस। लैब की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? लैब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्यूरेसी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और अनबायस्ड रिपोर्टिंग। यानी कि कोई भी टेस्ट है जिसमें कंसेंट की ज़रूरत है, टाइमली हम कंसेंट लें बिफोर टेस्टिंग, एक्यूरेसी मेंटेन करके रहें, प्रॉपरली रिपोर्ट्स को डिस्पैच करें, और किसी भी टेस्ट है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखें, ठीक है। देन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में हो गया हमारा क्वालिटी को इंश्योर करें, और सेफ्टी मेंटेन रखें, एक्यूरेसी मेंटेन रखें, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये सब चीज़ें हम चेक करें और मेंटेन रखें, ठीक है। देन हमारी कुछ गाइडलाइंस होती है, ICMR और CPCSEA की गाइडलाइंस है, वो हम फॉलो करते हैं। एक बार आप ICMR की वेबसाइट पे जाके उनकी गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं। कैलिब्रेशन, QC, QA, प्रॉपर लेबलिंग, एथिकल, ह्यूमन, एनिमल रिसर्च, जो हमारी ICMR और ये CPSC, ये जो गाइडलाइन, इनकी जो गाइडलाइंस होती है कि रिसर्च वगैरह में आप ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंडियन लीगल सिस्टम क्या है? हेल्थ केयर से रिलेटेड कवर्स है सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक्रेडिटेशन लॉज। मेडिको लीगल रिकॉर्ड्स हमारे होते हैं, जैसे कंसेंट फॉर्म्स हो गए, हमारे लैब रिपोर्ट्स हो गई, चेन ऑफ कस्टडी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मस्ट बी कंप्लीट एंड प्रिजर्व्ड प्रॉपरली, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे कंसेंट फॉर्म हो गए, जितने भी हमारी लैब रिपोर्ट्स हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, इनको हम प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखें, ये हमारी मेडिकल लीगल रिकॉर्ड्स के काम आती है, ठीक है। मेडिकल लीगल रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे। क्वेश्चन में पूछ लेंगे इनमें से मेडिकल लीगल रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, देन ये ऑप्शन दे देंगे, फिर ऐसे मतलब MCQ आ सकते हैं। देन ह्यूमन राइट एक्ट हो गए हमारे 1993, जो प्रोटेक्ट्स करता है राइट टू लाइफ, डिग्निटी, इक्वालिटी एंड हेल्थ, एंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा ह्यूमन राइट एक्ट 1993। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी। लैब्स असिस्ट इन आउटब्रेक डायग्नोसिस, सर्वेलेंस, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इमरजेंसी टेस्टिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाला, ये हमारा लागू हुआ था कोविड-19 के दौरान भी, ठीक है, कि लैब्स जो हैं वो कोऑपरेट करें। फिर हमारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है हमारा 1994 वाला, जो ऑर्गन्स का रिमूवल, स्टोरेज, ट्रांसप्लांटेशन है ना। लैब्स कंडक्ट टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये इसी के अंडर में होता है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994, है ना। तो ईयर वगैरह पूछ सकते हैं, ज़्यादा खास तो इससे शायद ही आएगा। देन मेंटल हेल्थ एक्ट हो गया है हमारा 2017 वाला, ये इंश्योर करता है डिग्निटी ऑफ मेंटली इल पर्सन, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उनके लिए राइट्स हैं। रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, डिक्रिमिनलाइजेस सुसाइड अटेम्प्ट्स, ठीक है। देन हमारा प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, अब ये है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेस्ट किया, उसके रिजल्ट्स फॉल्स हो गए या गलत आ गए, कुछ भी एरर हो गया, तो आप पे केस हो सकते हैं, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशनल किसी भी डॉक्टर पे या लेबोरेटरी टेक्नीशियन पे आपके ऊपर केस कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है ना, जो आपको उसको कवर करता है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, फॉर एग्जांपल लीगल फीस, आपको केस लड़ने में जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा होगा, उसके लिए इंश्योरेंस ज़रूरी होता है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ठीक है। देन आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, पेटेंट्स वगैरह हो गए, जो आपने कुछ भी पेटेंट वगैरह या फिर आपने कुछ भी इन्वेंट किया है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू, IPR के थ्रू, ठीक है। रिलेवेंट टू डायग्नोस्टिक किट डेवलपमेंट, रिसर्च फाइंडिंग्स एंड न्यू लेबोरेटरी मेथड्स, इनसे रिलेवेंट होता है। कोई भी किट डेवलपमेंट हुई है तो उस किट का जो फॉर्मूला वगैरह है वो कोई भी
दूसरा साइंटिस्ट या कहीं भी लैब पे वो उसको क्लेम ना करे कि भाई ये हमारा फॉर्मूला है और हमने इन्वेंट किया है, उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया। ये 20 नंबर में आपका आएगा CCRH वाले एग्ज़ाम में, जो शायद 15 के बाद है। एग्ज़ाम सिटी वगैरह आ गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी मैं जितना समझा पाया हूँ वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट वगैरह होगा तो आप टेलीग्राम का ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसी में PDF शेयर कर दूंगा और वो आप ग्रुप में ही पूछ लेना। तो बस यही था इस वीडियो में। थोड़ा बहुत रिसर्च मैथडोलॉजी भी आप देख सकते हैं, उस वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बस यही था।